इसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। इस तरह से 2 पॉइंट बनाएगा। तो पहले पॉइंट में इतना चित्र बनाना है, दूसरे पॉइंट में भी दूसरा चित्र बनाना है ना। 2 चित्र हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अनंत वाला नहीं पूछता है, तो जब अनंत वाला ना पूछे तो फिर उसका काम नहीं करना। यदि पहला पॉइंट भर दे देता है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए, तब इतना ही भर करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से ये चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद हमको यहाँ पर परिभाषा लिख लेना है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, बाकी आप समझ जाना। तो परिभाषा कैसे बनेगी, ये मैं सूत्र लिखा हूँ, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो इधर के रेसिपी के हिसाब से चलेंगे तो सारा परिभाषा सूत्र सब डेरिवेशन बन जाएगा। तो परिभाषा देखते हैं, ये बीटा कोण कहाँ पर बन रहा है, यहाँ से। तो इसका नाम लेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। क्या बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तथा फिर ये दूसरा नाम लिख देते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, जबकि वस्तु कहाँ हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। या फिर ऐसा रख सकते हो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो दोबारा से रिपीट करना है अब आपको। तो क्या, इसका नाम लो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, फिर इसका नाम निर्मित दर्शन कोण, तथा इसका नाम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित, फिर इसका नाम वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इतना परिभाषा लिखने के बाद आप अब देखो यहाँ पर m बराबर, अभी नहीं लिखो, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये स्टेप हम फॉलो कर लिए, स्टेप को देखते जाओ। फिर देखो दूसरा स्टेप क्या है यार, tan। अल्प कोण के लिए यहाँ पर हमको दोनों में क्या लगाना है, tan। तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो गया tan बीटा अपॉन में क्या हो गया, tan अल्फा, और बगल में लिख देंगे ये किसके लिए है, अल्प कोण के लिए। तो आपको 10 लगा देना है। हमारा ये स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप है कि कोणों का मान रख दें, माने tan बीटा का और tan अल्फा का मान रख दें। तो मान रखने के लिए आपको चित्र में पहुंचना है। चित्र में यदि आप नाम इधर गड़बड़ कर देंगे तो फिर ढूंढे ना पाएंगे, और बिना चित्र का सोच रहे हो कि आपसे डेरिवेशन बन रहा, चित्र हम ना बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर डेरिवेशन वाला सोचेगा फिर मान कहाँ से पाया, है ना। तो आपको चित्र बनाना जरूरी है, तब फिर डेरिवेशन होगा। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, देखते हैं। ये देखो m रख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, tan बीटा। तो बीटा कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है इस त्रिभुज में, ABO त्रिभुज में बीटा बन रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बस इसमें ढूंढ लेना है कि लंब क्या है और आधार। तो लंब क्या दिख रहा है, AB। तो ये मैं लिख दिया यहाँ पर AB, और बटा ऐसे लगा देते हो क्योंकि 4 बटे 5 बटे आ जाएंगे इसमें, और इसका जो आधार है वो क्या हो गया, OB BO जो भी, फिर ये मैं बटा लगा देता हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, tan अल्फा। तो जहां अल्फा कोण बनता है उस त्रिभुज को देखना है। तो इसमें लंब क्या है, AB। तो यहाँ पर हम लंब क्या लिख दिए, AB, और बटे में क्या हो जाएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा BE। फिर यहाँ पर भी दिक्कत होती है कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। कुछ लोग OB अपॉन B लिख दोगे, B अपॉन OB लिख दोगे, AB लिख दोगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, इस स्टेप में भी गलती हो जाती है। तो यहाँ देखोगे AB से AB कट जाएगा, B कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा BE, और अपॉन में क्या हो गया, OB। इस तरह से फिर हमको अगला स्टेप, जब हम ये निकालेंगे, कोणों का मान रख लिए ना और ये निकल आया। अब क्या कहता है, चिन्ह की परिपाटी से। तो यहाँ पर लिख देते हैं चिन्ह की परिपाटी से। लिखने के बाद इसमें चिन्ह अप्लाई कर देते हैं, m बराबर। अब आप देखोगे b का मान कितना है यार, इसमें मैं लिख दिया हूं, है ना। तो b का मान कितना है, d, लेकिन इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -d। तो यहाँ पर ये लिख दिया -d। फिर OB का मान क्या है, u। तो ये लिख दिया -u। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी बता दो कि जहां पर क्या क्या रखे हो यार आप, BE का बराबर क्या है, -d, और OB बराबर क्या है, -u।
नहीं बताए तो ठीक है, चिन्ह की पता भी आपको चित्र में शो करना पड़ेगा। चित्र में यदि आप नहीं लिखोगे तो वहां भी लिखना पड़ेगा, और लिख दोगे तो और अच्छी बात है। और क्या है, जब मान रख ही रहे हो तो लिख दो बगल में। ठीक, अब आके इस स्टेप में देख रहे होगे माइनस माइनस कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। जब पहला समीकरण आ जाएगा तब आपको ध्यान रखना है कि आगे का क्या कहता है। देखो स्टेप क्या कहता है। हाँ, अब यहां पर अब हमको क्या अप्लाई करना है, लेंस सूत्र। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप है, इसमें क्या करना होता है, तो लेंस सूत्र में मान रखने पर, अब लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f, तो यहां पर 1/f कर देंगे। अब यहां पर यह भी देखना है कि प्लस f होगा कि माइनस f होगा, तो हमेशा प्लस ही रहेगा, ये उत्तल लेंस है इसलिए उत्तल के लिए जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक, और उसके लिए क्या होती है, अवतल के लिए ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं जो सूत्र होता है, यदि मैं यहाँ सूत्र भी लिख लूँ तो 1/f बराबर 1/v, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u। ये सूत्र होता है ना लेंस सूत्र, इसमें मान रख रहे हैं तो 1/f रख दिया ना। भी का मान देखो इसमें क्या है, अच्छे से देखना है, माइनस डी, तो ये हो जाएगा 1/-d। ये जो भी है कंडीशन है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। आगे चलते हैं तो माइनस लगाए, फिर u को देखो चिन्ह सहित, है ना, इस लेंस में u और जो भी है वो सब रखना है, तो क्या हो जाएगा -u। अब मान रखने के बाद देख लेते हैं, चिन्हों को पहले बदल लेते हैं, 1/f बराबर -1/d, और ये माइनस माइनस प्लस 1/u। हमारा ये स्टेप भी हो गया। अब इस स्टेप में और क्या करना है, हाँ, डी का क्या करना है, गुणा, तो जो ऊपर ऊपर है उसमें डी लगा देंगे। तो देखना यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बगल में, आपको नीचे ही लिखना है, ये हो जाएगा d/f, और यहाँ देखो यहाँ भी लिख देता हूँ d/d, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा d/u। यह स्टेप आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि अगली बार इसको काटेंगे तो एक ही आएगा, है ना, तो अभी बताया दे रहा हूं, लिख दोगे तो ठीक है। d/f बराबर क्या हो जाएगा -1, और प्लस क्या हो गया d/u। ठीक है, अब यहां से आपको इसका पक्षांतर कर देना है, किसका, -1 का, तो ये हो जाएगा d/f + 1, ऐसा होगा, पर संख्याओं को पहले लिखते हैं, तो यहां पर मैं ऐसा लिख दूं क्या, पक्षांतर करके 1 + d/f बराबर हमारे पास क्या बचा, d/u। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, 2। इसमें लिखे ना डी का गुणा करने पर जो समीकरण मिलेगा उसका नंबर क्या रहेगा, 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 1 और 2 से हमको क्या देखना है, यहां हम देख रहे हैं d/u का मान कितना है, m है, उसको हटा देना है, उसकी जगह पर क्या लिख देना है, m। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + d/f बराबर क्या आएगा, m। तो m हम इधर लिख देते हैं क्योंकि इसका मान तो ज्ञात करना है, अज्ञात वाला इधर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया पहले वाले पॉइंट का। अब यदि हमसे पूछे कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो अनंत के लिए अब क्या करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। अनंत के लिए हमको चित्र में भी थोड़ा सा परिवर्तन करना है ना, तो चलो अनंत का देख लेते हैं यहां कैसे आएगा। दोबारा से आपको चित्र बनाना पड़ेगा यहां पर अनंत के लिए, तो मैं इसी चित्र में कुछ बना देता हूं। ये जो अनंत के लिए जो आप चित्र बनाते हो, आपको ध्यान रखना है केवल ये लाइन जो हमारी ये वाली क्या हो जाएगी, ये अभी गायब रहेगी, ये, और यहां से ये। ठीक है, अब केवल जो लास्ट की लाइन है, यहां से जो लाइन जा रही थी ना पिछली बार, उसको हमको क्या कर देना है, समांतर कर देना है। ठीक, तो यहां पर मैं उस लाइन को क्या कर देता हूं, समांतर। तो देख लेते हैं, जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो कुछ चित्र इस तरह से बनेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, ये इसको टच भी करे और इस सभी का गैप भी क्या रहे, बराबर रहे। ठीक है, तो यहाँ ये इधर की ओर जाएगा, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, समांतर का बन जाएगा। यहाँ ये भी नहीं रहेगा। अब हमारा जो प्रतिबिंब है वहां पर लिख सकते हो, ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, अनंत पर। ठीक है, तो जो हमारा पहला सूत्र आया था उसमें हम क्या कर देंगे, u = f रख देंगे।
क्योंकि जब वस्तु होती है फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो इसमें चित्र है और एक लाइन का आपको आंसर देना है। एक लाइन का आंसर देने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 में u बराबर f रखने पर। तो समीकरण 1 आया था d/u, m बराबर क्या आया था, d/u। तो u की जगह हमको क्या रख देना, f, और इस तरह से आ जाएगा। अभी आपका जो प्री बोर्ड